गाइज़, हाउ आर यू। आई होप कि गाइज़ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को। इससे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद यही है कि आप सब लोग अच्छे हों और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही हो। तो ये जो सीरीज़ मैं चला रही हूँ यहाँ पर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, ये सीरीज़ आपके लिए रीट में भी हेल्पफुल रहेगी, यूपी टेट में भी, एस टेट में भी, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो कॉमन टॉपिक है ना वो सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसकी PDF फाइल मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। लाइक शेयर करना, अगर वीडियो पसंद आए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना। और ये जो सीरीज़ है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस से इसमें क्वेश्चन होंगे। और आज की सीरीज़ में मैंने आज की इस वीडियो में कुल 12 क्वेश्चन मैंने रखे हैं और आउट ऑफ 12 आपके कितने सही होते हैं अपना स्कोर भी बताना। और अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे, हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा देंगे। ठीक है, और इसको हम 1-2 पार्ट्स और बनाएंगे इसके, तब जाके ये कंप्लीट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस से अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी बेहतर रहे कि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर ईजीली दे लें। बाकी का जहाँ पर डिस्कशन की ज़रूरत होगी वहाँ हम डिस्कशन भी करते रहेंगे। क्वेश्चन है पहला, प्रकृति का नियम दो व्यक्तियों के संदर्भ में क्या कहता है। यानी नेचर का जो नियम है, रूल है, वो दो कोई व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में क्या कहेगा। ऑप्शन है यहाँ पर अपूर्णता, व्यक्तिगत विभिन्नता, समानता या व्यक्ति। तो आंसर करो एक बार, इसका आंसर क्या होगा। जो नेचर का नियम है ना वो कोई भी दो व्यक्तियों के संदर्भ में क्या कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी समान नहीं होते, सभी में क्या पाई जाती है, वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन सेकंड, व्यक्तिगत विभिन्नता। हमारा नेचर यही कहता है कि कोई भी दो लोग कभी भी सेम नहीं होते, सभी में वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और फिर ये वैयक्तिक विभिन्नताएं आपकी लैंग्वेज के बेस पर हो सकती हैं, या फिर सेक्स के बेस पर हो सकती हैं, या फिर इंटेलिजेंस के बेस पर हो सकती हैं, या फैमिली के बेस पर हो सकती हैं, या आपकी कोई भी कास्ट उसके बेस पर हो सकती हैं, संवेगों के बेस पर हो सकती हैं। अलग अलग तरीके से वैयक्तिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आपकी शारीरिक तौर पर हो सकती हैं, कोई दुबला पतला हो, कोई मोटा टाइप का हो, तो शारीरिक तौर पर भी ये विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। रंग रूप में विभिन्नताएं हैं, आकार में, भार में, कद में, और जो शारीरिक बनावट है उसमें भी देखने को आपको विभिन्नताएं मिल सकती हैं। तो नेचर का नियम क्या कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी समान नहीं होते, उनमें क्या पाई जाती हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक विभिन्नता में क्या अंतर पाया जाता है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ऑप्शन है व्यक्ति का स्वभाव, बुद्धि, मानसिक क्षमता या ये सभी। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं में अंतर क्या पाया जाता है। अंतर की अगर हम बात करेंगे तो व्यक्ति का स्वभाव भी अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति का नेचर भी अलग होता है, प्रकृति अलग अलग होती है सभी की, बुद्धि में भी अंतर पाया जाता है और मानसिक क्षमता में भी अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इंडिविजुअल डिफरेंस के संबंध में ये सभी डिफरेंस लोगों में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वैयक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ऑप्शन हैं यहाँ पर गाल्टन ने, स्किनर ने, फ्रायड ने, पियाजे ने। तो आंसर करो एक बार, आंसर करो, आंसर क्या होगा इसका। ये जो कॉन्सेप्ट है वैयक्तिक विभिन्नता, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था गाल्टन ने। किसने प्रयोग किया, गाल्टन ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया। और ये जो गाल्टन हैं ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन हैं। इन्होंने सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्रयोग किया था। ठीक है, और टॉयलर के अनुसार, टॉयलर ने कहा था, उनके अकॉर्डिंग था कि शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि, इन सभी लक्षणों में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं होती हैं, अंतर होते हैं, वही क्या हैं, वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, इनके अनेकों प्रकार लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताए। तो बहुत सारे इनके प्रकार हैं, अलग अलग बेसिस पर वैयक्तिक विभिन्नताएं लोगों में पाई जाती हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो दो ट्विंस होते हैं ना, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए दो बच्चे, उनमें भी वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बिल्कुल सेम वो भी नहीं होते, हो सकता है शारीरिक तौर पे आपको सेम दिखें, लेकिन उनमें मानसिक, सांवेगात्मक
बुद्धि के तौर पर या भाषा के तौर पर या परिवार समुदाय के आधार पर उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाएंगी। कोई अलग सोचेगा, दूसरा अलग सोचेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो सकता है और कोई मंद बुद्धि भी हो सकता है। तो जो ट्विंस बच्चे होते हैं ना, उनमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, जब एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए 2 संतानों में भी विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं, तो फिर इस दुनिया में कोई भी 2 लोग कभी सेम नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है? लैंग्वेज के बेस पर वैयक्तिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है यहाँ, विकास दर का कम होना, विकास दर निश्चित होना, मानसिक समानता, या इनमें से कोई नहीं। तो लैंग्वेज के आधार पर आपको बताना है, भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। देखो, प्रत्येक व्यक्ति में जो भाषा के विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पाई जाती हैं अलग अलग, जैसे कोई अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक क्रियाएं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति की या बच्चे की, उनकी मांग की पूर्ति के लिए इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी आपकी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए किसकी ज़रूरत होगी? भाषा की ज़रूरत होगी। और बालक भाषा के आधार पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है। तो भाषा के आधार पर जो वैयक्तिक विभिन्नताएं हैं, उनका विकास दर क्या होगा? उनका विकास दर निश्चित होगा, क्योंकि आपको जितनी आवश्यकताएं होंगी आप उतनी ही भाषा का यूज़ करना सीख जाएंगे। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सिर्फ खाने पीने तक का मतलब रहता है, तो वो रो कर अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। उसका भाषिक विकास बस कितना सा होता है कि वो रो देता है और माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती हैं, और आवश्यकताओं के आधार पर भी उसका भाषा विकास भी बढ़ता चला जाता है। वो फिर टॉयज़ मांगने लगता है, फिर बोलकर दूध मांगने लगता है, कुछ दिन बाद में और बड़े बड़े शब्दों को बोलने लगता है। तो भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता की जो विकास दर है वो निश्चित होती है कि आपको जितनी आवश्यकताएँ होंगी आपका भाषा विकास भी उतना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बालक अपने विचारों को कैसे अभिव्यक्त करने में अधिक कुशल होता है? जो बच्चा है उसके अंदर जो थॉट हैं उनको आपके सामने प्रकट करने में किस तरीके से सबसे ज़्यादा कुशल होगा? ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बोली के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, लिखित माध्यम से, या भाषा के माध्यम से। आंसर करो इस क्वेश्चन का, क्या होगा? तो जो बच्चा है वो अपने थॉट को आपके सामने एक्सप्रेस करने में सबसे ज़्यादा कुशल होगा भाषा के माध्यम से। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि संकेत और लिखित ये दोनों भाषा के ही रूप हैं। तो ये ऑप्शन इसी में समाहित हैं दोनों। ठीक है, भाषा में ही भाषा के 3 रूप बताए हैं, मेनली तो 2 ही हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी होती है। तो लिखित और मौखिक ये सभी किस में समाहित हैं? भाषा में समाहित हैं। ठीक है, और भाषा का ही रूप बदल कर जो हमारे लोकल एरियाज होते हैं उनमें भाषा को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो वो क्या होती है? बोली होती है। ठीक है, या उपभाषा बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अच्छे लग रहे हों क्वेश्चंस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा अच्छा डेटा आपके लिए लाने का प्रयास करती हूँ। अगला है क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? जब क्लास में आप टीचिंग करा रहे हैं उस टाइम आपका सबसे ज़्यादा फोकस किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होगा, ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं, वैयक्तिक विभिन्नता पर, समानता पर, संवेग पर, बुद्धि चातुर्य पर। आंसर करो। इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है वैयक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, वैयक्तिक विभिन्नता। आपको समानता पर भी इतना ध्यान नहीं देना, ना संवेगों पर और ना ही बुद्धि चातुर्य पर। आपको किस पर ध्यान देना है? वैयक्तिक विभिन्नताओं पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर। तभी आपका शिक्षण प्रभावी हो सकता है। क्योंकि क्लास के अंदर अगर मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं और 30 स्टूडेंट में सभी में वैयक्तिक विभिन्नताएँ पाई जाएंगी। कोई करके सीखेगा, कोई खेल खेल में सीखेगा, या कोई आपसे सुनकर सीखेगा, कोई बोलकर सीखेगा, कोई अपने आप में ही मतलब दोहरा कर चीज़ों को मौन वाचन करके सीखेगा। तो सभी की क्या होंगी? वैयक्तिक विभिन्नताएं होंगी। उनको ध्यान में रखते हुए आपको टीचिंग करानी है। ठीक है, तो सभी बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को आप ध्यान में रखेंगे। आप भी प्राइमरी लेवल के टीचर या जूनियर लेवल के जो भी आप टीचिंग लाइन की अगर तैयारी कर रहे हैं
तो आपको भी ध्यान देना कि अपनी क्लास के अंदर आप किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे, वैयक्तिक विभिन्नता को। और वैयक्तिक विभिन्नता से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वैयक्तिक विभिन्नता जो है ये एक शिक्षक के लिए चुनौती का काम करती है या संसाधन का। तो कभी भी आपको चुनौती नहीं लगाना। बेशक वैयक्तिक विभिन्नताओं पर ध्यान देने में शिक्षक को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के बच्चे हैं और सभी के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग करानी है, तो कुछ चुनौतियां आपके सामने होंगी, लेकिन वैयक्तिक विभिन्नता हमेशा संसाधन का काम करेगी। आंसर आपको ये करना है, क्योंकि क्लास के अंदर मान लीजिए अगर 10 भाषाओं के बच्चे हैं या फिर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो ये वैयक्तिक विभिन्नताएं जो हैं ये आपके लिए शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती हैं। आप इनको ध्यान में रखकर अगर शिक्षण कराएंगे तो आपकी शिक्षण जो विधि है वो इफ़ेक्टिव बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है किससे, मल्टीलिंगुअलिस्ट से, यानी कि बहुभाषिकता से। बहुभाषिकता भी आपकी संसाधन का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के आधार पर 120 से अधिक बुद्धि वाले बालक कैसे होते हैं। बुद्धि लब्धि के बेस पर आपको बताना है जो 120 से अधिक बुद्धि, 120 प्लस बुद्धि जिनकी होगी वो बच्चे कैसे होंगे। 120 प्लस बुद्धि वाले बच्चे कैसे होंगे। ऑप्शन है मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, जड़ बुद्धि या रचनात्मक बुद्धि। आंसर करो। जो 120 प्लस वाले बच्चे होंगे ना वो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। कैसे बच्चे होंगे, प्रतिभाशाली बच्चे होंगे। ये इसके भी तीन मतलब बुद्धि परीक्षण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया बुद्धि को। कौन कौन सी, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली और जड़ बुद्धि। नहीं, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली और औसत बुद्धि, ये जड़ बुद्धि को नहीं लिया। ठीक है, मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली और औसत बुद्धि। जो प्रतिभाशाली होंगे वो 120 से अधिक होंगे, सामान्य होंगे 90 से 110 के बीच में, और मंद बुद्धि होंगे 70 से कम या 71 से कम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर बालक को कितनी श्रेणी में रखा जाता है। आ गया क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी। तो बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर बालक को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस हैं 4, 2, 3, 5। आंसर होगा राइट ऑप्शन 3। बुद्धि लब्धि के आधार पर भी वैयक्तिक विभिन्नताएं बच्चों में पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बुद्धि लब्धि के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार के आधार पर, संवेगों के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, अभिवृत्ति के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसे बहुत प्रकार हैं जिनके बेस पर व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो बुद्धि लब्धि परीक्षण के आधार पर बालक को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सा, जो मैंने अभी बताई थी। IQ के अकॉर्डिंग 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि बच्चे आएंगे, 120 प्लस वाले जो होंगे प्रतिभाशाली होंगे, और 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले जड़ बुद्धि बच्चे होंगे या मंद बुद्धि आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्न स्तर के आर्थिक एवं सामाजिक समूह में रहने वाले बालक की बुद्धि लब्धि निम्न होती है। जो बच्चा निम्न स्तर के आर्थिक और सामाजिक समूह में रहेगा, क्या उस बच्चे की बुद्धि लब्धि भी निम्न हो सकती है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। ऑप्शंस हैं बिल्कुल असहमत हैं, पूर्णतः सहमत हैं, पूर्णतया असहमत हैं या आंशिक रूप से असहमत हैं। आंसर करो एक बार। असहमत हैं, पूर्णतया सहमत हैं, पूर्णतया सहमत हैं या फिर आंशिक रूप से सहमत हैं। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो एक बार। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये पूर्णतया असहमत होगा, टाइपिंग एरर है, आप देख लेना, लेकिन इसका राइट आंसर होगा पूर्णतया सहमत। तो दोनों सेम है तो दोनों को मान सकते हैं पूर्णतया सहमत, क्योंकि जो बच्चे का आर्थिक और सामाजिक स्तर होता है ना, वो बुद्धि लब्धि में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। यानी आर्थिक और सामाजिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि ये दोनों एक दूसरे से सह संबंधित होते हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा निम्न स्तर के आर्थिक और सामाजिक समूह में रहेगा तो उसकी बुद्धि लब्धि निम्न होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा समाज है जहाँ पर निरंतर झगड़े होते रहते हैं, लगातार कंटिन्यूअस झगड़े, या फिर ऐसा माहौल रहता है जिससे बच्चा डिस्टर्ब रहता है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि निम्न स्तर की हो सकती है, क्योंकि जो हमारा सामाजिक स्तर है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के बौद्धिक विकास में।
ठीक है। तो हमारा अगर बच्चे का अगर निम्न स्तर है आर्थिक और सामाजिक, तो उस तरीके के बच्चे की बुद्धि लब्धि निम्न होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, समाज में किस तरह की विभिन्नता पाई जाती है? समाज में किस तरह की विभिन्नता व्यक्तियों में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं जातिगत विभिन्नता, नस्ल संबंधी विभिन्नता, लैंगिक विभिन्नता या ये सभी। तो अगर आप एक सोशल में रहते हैं तो व्यक्तियों में आपको जातिगत विभिन्नताएं भी मिलेंगी, नस्ल संबंधी विभिन्नताएं भी मिलेंगी, लैंगिक विभिन्नताएं मिलेंगी, और आंसर क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा समाज के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी समुदाय में किसी प्रकार की अपराध करने की प्रवृत्ति हो तो इसका प्रभाव सर्वाधिक किस पर पड़ता है? अगर कोई ऐसा समुदाय, ऐसा समाज है जहाँ पर लगातार आपको अपराध देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? आंसर होगा इसका राइट ऑप्शन सी, बच्चों पर। अगर कोई समुदाय है जिसमें अलग अलग तरीके के क्राइम होते रहते हैं, मतलब बराबर कंटिन्यूस क्राइम होते रहते हैं, तो ऐसे समाज का प्रभाव सबसे ज़्यादा बच्चे पर पड़ेगा, वयस्क महिला युवाओं पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बचपन में जैसा कुछ देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं, तो इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि वैयक्तिक विभिन्नता के कारण हैं जिनमें लैंगिक विभिन्नताएं भी होती हैं, सामाजिक वातावरण परिवेश होता है, वंशानुक्रम होता है, आयु और वृद्धि होती है, परिपक्वता होता है, इनके बेस पर वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 12 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि में सामान्यतः कैसा संबंध पाया जाता है? सामाजिक आर्थिक स्तर तथा बुद्धि लब्धि में सामान्यतः जनरली कैसा रिलेशन होता है? ऑप्शंस हैं सह संबंध, योगात्मक अंतर, प्रक्षेपात्मक अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया था सामाजिक आर्थिक स्तर जो होगा और बुद्धि का स्तर जो होगा, उनमें दोनों में आपस में सह संबंध पाया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा, सह संबंध। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 12 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 12 आपके कितने सही हुए अपना स्कोर भी एक बार ज़रूर बताना। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, पसंद आए हों तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस से जो इम्पोर्टेंट हैं, तो बने रहें। एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ से आप दोबारा से रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि चैनल पर जो भी अपडेट होंगे वो सभी आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर जो भी वीडियोस मैं लेकर आऊँ वो सभी आपको टाइम पर मिलती रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।